चाहता हूं कि सैयद जवाद से ही अगर शुरू करूं, और मैंने तो अपडेट दी है, लेकिन ये चूंकि अंदर की चीजें भी थोड़ी सी रखते हैं तो बड़ी सहूलत होगी कि थोड़ा से अपडेट के साथ साथ जो मैंने अपडेट दी है उसके अलावा अगर थोड़ी सी और अपडेट इसको कर दे तो मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं। सही जवाब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज साहब आपका, और आपके तमाम जो लोग हैं, आपके देखने वाले, आपके चाहने वाले हैं और सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। देखिए क्या है, इस वक्त जो वॉर अपडेट आ रहे हैं उनमें तीन चीजें बड़ी सामने आई हैं। पहली नंबर एक ये कि इस बार हुतीज हो गए और हिजबुल्लाह हो गई, ये मिल करके जो है वो आप चढ़ाई करने जा रहे हैं, और एक बिल्कुल ग्रीन सिग्नल जो है वो ईरान की तरफ से दे दिया गया है। और सबसे ज्यादा जो खर्चा है इस वक्त इजराइल को वो ये है कि हाइफा जो उनका पोर्ट है वहां पर उनको बड़े नुकसानात जो है वो झेलने पड़ सकते हैं। और सुनने में, और जहां तक ये न्यूज अपडेट आ रही है कि उनका सर्वर जो है वो हूतीज ने, हिजबुल्लाह ने और ईरान की मदद से हाईजैक करा। तो ये बड़ी परेशान कुन जो है वो इस वक्त सूरत जो है वो इजराइल के सामने आ खड़ी हुई है। और जिस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए था अमेरिका से, वो उस तरीके का सपोर्ट उसको मिल नहीं रहा है। परेशानी इस वक्त ये खड़ी है। और आपने एक बात सही कही कि ईरान की तैयारी इजराइल के साथ की नहीं है, उससे ज्यादा अपडेटेड तैयारी जो है वो ईरान ने कर रखी है। कल को अगर नेटो चौदौड़ती है तो उससे निपटने के लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी, क्या प्लानिंग होगी, उस अकॉर्डिंग, उस लेवल तक की जो है वो ईरान ने अभी तक प्लानिंग कर रखी है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोग, जो मुल्क है वो अपनी पोजीशन ले रहे हैं। रूस ने तो अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर ले ली है। अब चीन भी बहुत जल्द खुल करके अपनी एक पोजीशन लेने जा रहा है। और जब यह वाज़ेह हो जाएगा कि कौन कौन से मुल्क किस तरफ है, और ये मान के चलिए 100% जो है वो सारे इस बार यूरोप के मुल्क जो है वो साथ में नहीं आएंगे। ये भी आपको बता दूं कि जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, उन्होंने वो दौर देखे हुए इतिहास के अंदर, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। और वॉर की खासियत है, वॉर स्टार्ट करना जो होती है वो आपके बस में हो सकती है। जब स्टार्ट तो आप कर सकते हैं, लेकिन खत्म कोई नहीं करवा सकता। जंग अपना रुख उस नदी की तरीके से लेती है, जिस तरीके की जब सैलाब आता है तो वो किधर जाएगा, किसको चपेट में आएगा, किस तरफ उसका रुख होगा, कोई नहीं बता सकता। वो अपना दिशा जो है, वो रास्ता जो है खुद चुनता है। और कितना नुकसान होता है, कितना असेसमेंट करा जाता है, ये भी कोई बड़े से बड़ा रिसर्च स्कॉलर या बड़े से बड़ा आपका जो है राजनीतिक विश्लेषक कोई इस चीज का विश्लेषण नहीं कर सकता कि कहां जाकर के वॉर खत्म होगी। देखिए वॉर जो है, मैं फिर कह रहा हूं, धीरे धीरे और एक्सकेलेट हो रही है। और एक्सकेलेट करने के बाद आप ये समझ लीजिए कि पूरा मिडिल ईस्ट और लगभग लगभग 70% यूरोप भी चपेट में आएगा। वो तीन तरीके से आएगा। नंबर एक, माशी तौर पे, और अभी जो असेसमेंट हो रहा है, जो वॉर ज्यादा एक्सकेलेट नहीं करी है, पहले यह भी वाज़ेह हो जाए कि अपनी अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा बचा लिया जाए। हालांकि ये लोग सोच रहे हैं, ऐसा मुमकिन मुझे नहीं लगता। मेरी बात से लोग ना इत्तेफाक जाहिर कर सकते हैं, इजाजत है बिल्कुल। इकोनॉमिकली के तौर पे बहुत से मुल्क जो न्यूट्रल रहना चाहते हैं वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो इस वॉर के बाद पॉलिटिकल एक बुरहान खड़ा होना है, लोगों को सड़कों पर उतर करके आना, लोगों का एहतजाज करना, मीडिया के अंदर एक परसेप्शन और करना, उसको कंट्रोल करना कि ज्यादा से ज्यादा मीडिया के अंदर इस वॉर को उतना ही दिखाया जाए जितना लोग डाइजेस्ट कर सकें। तीसरा, इसके जो खतरनाक नताइज होंगे, चाहे वो किसी बड़ी बीमारी के तौर पर आ जाए,
किस तरीके का कोई केमिकल वेपन चला दे या छुपा हुआ कोई केमिकल वेपन चला दे, किस कंट्री की तरफ से होगी, इस चीज को भी बिल्कुल खामोशी के साथ मीडिया के अंदर नहीं लेकर के आया जाएगा। और वॉर के अंदर सारी तरीके की चीजें जो है हथकंडे प्रोपेगेंडे होते हैं। वॉर के अंदर जो एक हथियार है वो एक प्रोपेगेंडा जो मशीनरी काम करती है, सूचनाओं का आदान प्रदान, वो भी एक बहुत ज्यादा जो है वो इस वॉर के अंदर देखने को मिल रही है। चौथी सबसे बड़ी बात अब जो बताने जा रहा हूं, जो हुतीज हैं, जो यमन है, जो रेड सी के अंदर जिस तरीके का उसको उसने इंगेज कर रखा है, बहुत से लोगों ने अपने रूट जो है वो चेंज कर दिए। और अभी आपको पता है कि बहुत सी कंट्रीज जो है वो एक न्यूट्रल होने की पोजीशन की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो नहीं पाएगा। तो अपनी अपनी जो सिचुएशंस है कंट्रीज असिस्ट कर रही है कि इस वॉर में उनको कितना नुकसान होगा, और ये वॉर होनी है, वॉर चल रही है, रोक नहीं सकता कोई, ये भी क्लियर समझिए। सिर्फ असेसमेंट चल रहा है कि कौन सी कंट्री को कितना नुकसान हो सकता है, उस हिसाब से वो प्लानिंग कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर चुनाव होने के बाद ये वॉर फिर से एक्सक्लेट करेगी, और ये कहां तक जाएगी ये अभी कोई नहीं कह सकता कि और ये पसंदाना बात है कि कम से कम जिन्होंने आपको बुलाया, भले ही आप 2000 साल पहले का दावा करें, 3000 साल पहले का दावा करें, कुछ भी कह दें, भाई आदम की औलाद तो सभी है, फिर तो आदम की औलाद तो सब है, तो सब दावा कर देंगे साहब ये तो दुनिया ही मेरी है पूरी। कोई भी दावा उठा कर दे साहब मैं तो आदम की औलाद हूं चुकी, तो भाई हम क्या है, बाकी क्या है? 2000 साल पहले तो इस्लाम भी नहीं था। तो ये जो इस तरह की बातें हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो दुनिया देख रही है कि फिलिस्तीन ने आपको जगह दी, तो आपकी क्या जिम्मेदारी थी, आपकी क्या और मारा तो आपको जर्मनियों ने, हिटलर ने मारा, किसने मारा? मुसलमानों ने, तो आपको मारा नहीं, तो आप क्यों मुसलमानों को मार रहे हिटलर की तरह? ये एक बहुत बड़ा। लेकिन जवाब साहब, ईरान ने जो कहा, इजराइल चाहता है कि थोड़ा लंबी लड़ाई हो, ईरान कह रहा है कि हफ्ता में फिनिश कर देंगे जंग को, है क्या ये? क्या और ईरान ने भी ये भी कहा था कि आप सिर्फ जो है ये न्यूक्लियर पावर पे मत जाना, मेरे पास इससे बड़ी पावर है। ये है क्या ये अल्लाह की ताकत की तरफ इशारा है, या जमीनी सतह पर उन्होंने कुछ बना लिया है, या स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है जो एक बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि रेड सी तो पहले ही तो रुका हुआ है, और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी रोक दिया गया तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगी, है क्या? नहीं, देखिए अभी अभी ब्रिक्स समिट हो रही है, और आज करीब आधे एक घंटे पहले नरेंद्र मोदी साहब जो है उन्होंने खुद ट्वीट करके एक्स के ऊपर लिखा है कि ईरान के प्रेसिडेंट से मिले। और आपको पता है एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। और अभी थोड़ा सा अपडेट इंडिया के मुतालिक से भी दे दूं कि चाइना के साथ जो है वो बात हो गई है, जिस चीज को लेकर के बार बार जो है अंदेशा जताया जा रहा था। दो चीजें हुई हैं, हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स पे भी बिल्कुल नहीं जाऊंगा और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर जाऊंगा। और जो रूस ने एक बात करके जो एक बड़ी चीज करी है, तो ये है कि चाइना और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको जो है डाउन करा, उस कॉन्फ्लिक्ट को। और वो इसलिए जा रहा है कि अब जो है जो खर्चात हैं अमेरिका को, वो ये है कि डॉलर की धज्जियां उड़ने जा रही हैं। डॉलर को रूस, चाइना, सेंट्रल एशिया और एशिया की कंट्रीज मिल करके वो डॉलर को और खास तौर पे अमेरिका को जवाब देने जा रहे हैं। और मैं आपको कह रहा था कि दुनिया जो है वो पहले जंग अजीम के अंदर दो हिस्सों में तकसीम थी, एक इस तरफ से एक उस तरफ से। दूसरे जंग अजीम में भी यही हुआ, और जो तीसरी जंग अजीम का बटन दब चुका है उसमें दुनिया 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। और कल आपने देखा जिस तरीके से, और आज आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जिस तरीके से जाकर के पुतिन के, बिल्कुल उनका एक अंदाज भी है, वो लगते हैं और गले लग जाते हैं, गले लगा लेते हैं चीजों पे। तो इस वक्त ये वाज़ेह तौर पर जो मैं पहले आपके कई बार या और मीडिया चैनल पे कह चुका हूं कि धीरे धीरे पोजीशन जो है वो क्लियर हो रही है।
और उसमें जो है एक सबसे बड़ी पोजीशन जो है वो आज मुझे लगता है कि वाज़ेह तौर पे हिंदुस्तान ने भी क्लियर कर दिया है कि वो न्यूट्रल रहने वाला है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, यही बनेगा कि इस वॉर के अंदर कि भाई तुम्हारी अपनी लड़ाई है, इस पे जो है हमारे मफादात जो है वो कमजोर नहीं होना चाहते, लेकिन साथ ही साथ एक पैरेलल इकोनॉमी भी डेवलप करी जा रही है। पुतिन को इस चीज का बखूबी पता था कि उस वॉर को इसको जो है जबरदस्ती चपेट में लिया जाएगा। चीन को भी खूब अच्छे से पता था कि इसको जो है चपेट में लिया जाएगा, इसीलिए उन्होंने अपनी मीटिंग्स के अंदर इस चीज को जो है खामोशी के साथ रिजॉल्व करने की कोशिश करी है कि हाँ, कि अगर आगे चल के बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनता है और वो बनेगा, तो वो कोई रोकने वाला नहीं, तो हमारी पोजीशन क्लियर हो जाए, हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी। क्योंकि उसके बाद पहले जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम के बाद जिस तरीके का बुरान था, जिस तरीके की महंगाई थी, जिस तरीके की लोगों ने बीमारियां देखी, जिस तरीके की भूखमरी लोगों ने देखी हुई है, और यूरोप बखूबी इस चीज को जानता है। और दो जंगें जो लड़ी गई, आप उठा करके देख लिए, उनकी जड़ों के अंदर यही ज़ायनिस्ट लोग थे, और इस चीज को गोरे बहुत अच्छे से जानते थे कि भाई पहली जो जंग हुई वो कहीं ना कहीं सिरा जो था यही थे, दूसरी जंग अजीम हुई सिरा यही थे, तो इनको यहां से निकाल करके हटाओ और पूरा सर माथे एक ऐसी जगह पे ले जा करके इनको खड़ा करो जहां पे पूरा रेगिस्तान है, जहां पे पूरी बियड़ है, जहां पे पानी की किल्लत है, जहां पर जो है इकोनॉमी की किल्लत है, इनको वहां जा करके जानबूझ करके बसाओ। और ये जो है जो 2000 साल पुराना अपना एरिया ग्रेटर इजराइल क्लेम करते हैं, वहां पे जाकर के बसाओ, वो उनके जहनों में डाले गए। हालांकि इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट आज की मौजूदा जो है जिस इरा के अंदर हम लोग रह रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो रूढ़िवादी सोच है, जो कट्टरवादी सोच है, खास तौर पे मुझे लगता है एक पूरा वेस्टर्न जो है वो कंट्री अगर कोई है तो इस वक्त जो है वो इजराइल है। जिस तरीके से वो कब्जा करके बैठा हुआ है, तो वो वाज़ेह तौर पे है कि भाई वो यहाँ पर वॉर करने के लिए ही आए हैं। वरना अगर आप सोचें मुमताज साहब, मैं फिर इस चीज को दोहराता हूं कि अगर आप अच्छी जॉब पर हो और आपकी एक अच्छे पैसे की इनकम हो रही हो, तो आप जिस आलीशान घर में रह रहे हो, जहां पे आपको सारी फैसिलिटीज मिली हुई हो, क्या आप अपना घर छोड़ करके इस बुनियाद पे चले जाएंगे कि 2000 साल पहले तुम्हारी ये सरजमीन थी? मजहबी तौर पर एजेंडा बता रहा हूं उनका कि 2000 साल पहले तुम्हारी ये जमीन हुआ करती थी, तुम अपनी बड़े बड़े कारोबार छोड़ो और जाकर के बियाबान जंगल के अंदर जो तेलवीव है वो एक टीले नुमा है, जो जैसे थोड़ा सा उठा हुआ पहाड़ी छोटी टाइप का, वहां जाकर के बसो, जहां पानी की भी ज्यादा किल्लत है, जहां पे कोई मतलब सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, चीज वो सारी चीजें छोड़ करके 2000 साल पुराना, 2500 3000 साल पुराने अपने एरिया को क्लेम करने आए। ये कोई मुझको बताए दुनिया का दानिश्वर, जो बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज में बैठने वाले लोग हैं या यूएन के अंदर बैठने वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च कर रहे हैं कि ये आज के दौर में ये चीज मुमकिन हो रही है। तो वो 2500 3000 साल पुरानी चीजें अपनी क्लेम कर रहे हैं आकर के। और अगर यही बेस माना गया और यूएन इसको मानेगा, तो वो इतना प्रेशराइज कर देंगे, क्योंकि जो बैंकिंग का निजाम है, जो इंटरनेशनल बैंकिंग निजाम है, या आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक का एक निजाम है, उसके बाद आईएमएफ का निजाम है, जो सूदी निजाम है, उनको डर इस बात का है कि जिस तरीके से हमने दुनिया के हिस्से बकरे करे हैं। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग, आप स्क्रीन पे लेकर के आइए, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी, मैं कहीं डिस्कशन में था, मुमताज साहब उन्होंने जिक्र करा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा जो है वो धर्म के आधार पर हुआ। माफ करिएगा, थोड़ी सी बात जो है अलग डिस्कशन में ले जा रहा हूं, लेकिन आपके दर्शकों को, लोगों को समझना जरूरी है। 1947 के अंदर यही गोरों ने करा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा टू नेशन थ्योरी के आधार पर करा। और आप देखिए 47 के बाद उन्होंने 48 के अंदर इजराइल और फलस्तीन के मुद्दे को इसी तरीके से करा। और पूरी दुनिया को, लोग कहते हैं हिंदुस्तान, वो एक साहब ने मेरे से कहा, वो खुद आरएसएस से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने कहा कि नहीं धर्म का बंटवारा हो गया, जबरदस्ती की एक बात थी। तो मैंने कहा
कि भाई ठीक है, हमारा मुल्क जो था वो इन गोरों के पास था और ये कब्जा करे हुए थे। अगर यही आपकी नजीर ले लो तो पूरे मिडिल ईस्ट को जो है किसने सरहदें खींची? कोई जो है ईरान ले गया, कोई इराक ले गया, कोई कतर ले गया, कोई बहरीन ले गया, कोई शाम ले गया, कोई यूएई ले गया, कोई दुबई ले गया उठा करके, कोई सऊदी अरब बन गया आकर के। ये किसने करा? और यूरोप के अंदर भी नीदरलैंड, फिनलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड, तमाम तरीके के जो उन्होंने पूरी यूरोप कंट्रीज बना करके हिस्से बकरे करे, ये किसने करे? और फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया किसने करा? ये तो हमको हमको सिर्फ एक जबरदस्ती की चीज दे दी गई कि लो हमने तुम्हारे ऊपर थोप दी है और इसका भुगतमान तुम सारी जिंदगी जो है भुगतते रहो। और मैं आज भी कहता हूं, इन इन यूरोपियन कंट्रीज ने हमारी तहजीब उठाई है और हमारी तहजीब उठा करके वहां जाके इंप्लीमेंट करी। जो इकोनॉमिकल सिस्टम को ये लेकर के आए, बैंकिंग सिस्टम को पूरी दुनिया के ऊपर थोपा है। आप देखिए कि इस पूरे बैंकिंग सिस्टम के निजाम को अगर आप पढ़ेंगे, आकर के देखेंगे, समझेंगे, तो आपको यह पता होगा कि एक खतरनाक जोक की तरीके से जो चिपक गई है उसको छुटाना मुश्किल है। धीरे धीरे खून चूसते 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 इस हद तक ले आएगी कि पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए एक ही लोग, एक ही मानसिकता के, एक ही विचारधारा के, एक ही आइडियोलॉजी के लोग जो है वो कैप्चर कर लेंगे पूरी इकोनॉमी। ये कैप्चराइजेशन ऑफ इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड का, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो इसी का नाम है। और इसी के बिहाफ पर ये जंग, जो तीसरी जंग अजीम है, वो इसीलिए लेकर के आई जा रही है। ये दुनिया के लिए अब तक की बदतरीन 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 जंग होगी, जिसके अंदर इंसानी तारीख के अंदर मुझे नहीं लगता इतनी खतरनाक जंग होगी, जिसके अंदर लोग भूख से तो मरेंगे मरेंगे, और फिर जब वो भूख के लिए, प्यास के लिए चिल्लाएंगे तो उनको जो है रॉकेट मारे जाएंगे ताकि उनकी आवाजें ना जाए। और पूरा मीडिया को किस चीज से कैप्चर करेंगे? इसी पैसे की ताकत से कैप्चर करा जाए और दुनिया तमाशबीन के तरीके से तमाशा देखती रहेगी। जो न्यूट्रल कंट्री है उनके लिए फायदे की बात हो सकती है, लेकिन इंसानी तारीख की बदतरीन जंग होगी और होने जा रही है। इजराइल किसी को नहीं छोड़ेगा। पीस कीपिंग फोर्सेस उसकी नजर में कुछ नहीं। आप देख लीजिएगा रेड क्रॉस की जो लोग, देखिए उनकी यूरोप की सोसाइटी में यह है कि इंसानियत का तकाजा उनकी नजर में ऊंचा है, लेकिन इजराइल की नजर में वो तकाजा भी नहीं होगा, क्योंकि जो तस्वीरात आ रही हैं, जिस तरीके से लोग देख रहे हैं कि वॉर के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई टारगेट पर है तो औरतें हैं, नंबर 1 पे मासूम बच्चे और जी कनेक्शन चला गया था। जी 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 जवाब सर जी, तो ये जो जंगें हुई हैं, ये यूरोप ने लगातार थोपी हैं, नेटो ने थोपी हैं, उसके पीछे जो अमेरिका ने थोपी हैं, सारी जंग, इसमें इंसानियत की और इंसानी तारीख की बदतरीन जंगों के जो है हमने नताज देते। इराक में आप देख लीजिए कि लगभग लगभग 20 से 22 लाख औरतें, बच्चे और बुजुर्ग मार दिए, बिला उज्र मार दिए। और लगभग अभी यही हमने जो है उसके बाद देखा है, दूसरी जगह फलस्तीन के अंदर हम लोग ने देखा, गाजा के अंदर देखा, 50,000 से ज्यादा औरतें, बच्चे और बुजुर्ग मासूम मारे जा रहे हैं। ये कौन सी जंग का पैमाना है? कोई तो बताए दुनिया का दानिश्वर कि कौन सी जंग का तकाजा है जिसमें इंसानी तौर पे मासूम बच्चे मारे जाए और उसको मार करके इजराइल कहता है कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। अगर आज दुनिया के लोग नहीं खड़े हो रहे हैं, मैं आपसे, आपके चैनल पे, आपके सुनने वालों से कह रहा हूं, आज अगर दुनिया के लोग नहीं खड़े हुए तो याद रखिएगा, आने वाली नस्लें हमको, आपको और दुनिया में जो लोग तमाशा देख रहे हैं उनको कभी माफ नहीं करेंगे। उनकी कब्रों पे जाने वाले लोग नहीं, उनकी चिताओं को आग देने वाले लोग जो है बड़ा अफसोस महसूस करेंगे कि यार जब पूरी दुनिया में कोहराम मच रहा था, कोई ऐसा बड़ा नहीं था कि जो खड़े होकर कहते इनफ इज इनफ, हमें रुकना चाहिए, हमें देखना चाहिए। लेकिन वो छोटा सा मुल्क जो चाह रहा है कर रहा, जैसा चाह रहा है कर रहा, कोई रोकने को तैयार। क्यों? अमेरिका सपोर्ट है,
आप इंसानियत का तकाजा तो देखिए साहब, कितना मजबूर है। ये तो मुझे लगता है कि इंसान रह ही नहीं गया। वो उसी तरीके से है, जब कोई मरता है तो मरी हुई लाशों को देख करके गिद्ध बैठे होते हैं कि ये मर जाए, फिर इसकी लाश को नोच नोच करके हम खाएंगे और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। ये वो बदतरीन दौर से हम गुजर रहे हैं। माफ करिएगा, बहुत ज्यादा कड़वी बात कह रहा हूं, लेकिन दुनिया को खड़े होने की जरूरत है इसके खिलाफ, इस जुल्म और जाति के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है।